नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम संवेग विषय पर बात करेंगे। बाल मनोविज्ञान से संबंधित है विषय कि संवेग आखिर होता क्या है। यदि इसे हम मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें तो जो भावनाओं का तीव्र आवेग है उसे हम संवेग कहते हैं। और यह आवेग कुछ इस तरह का होता है जब हमारी भावनाएं कुछ इस तरह से बलवती हो जाती हैं कि वो हमारे भीतर तन और मन सभी में हलचल मचा देती हैं, उथल पुथल मचा देती हैं या उत्तेजित करने की कोशिश कर देती हैं किसी भी कार्य को करने के प्रति, तो उसे हम संवेग कहते हैं। यहाँ दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हम परिभाषाओं को देखना चाहेंगे। पहली है वुडवर्थ के द्वारा दी गई। संवेग किसी प्राणी की गतिमान और हलचलपूर्ण अवस्था है। जी हाँ, गतिमान भी कर रही है और हलचल भी मचा रही है भीतर। व्यक्ति को स्वयं अपनी भावनाओं का उत्तेजनापूर्ण स्थिति प्रतीत होती है। मतलब दूसरों को प्रतीत होती है ऐसा नहीं, स्वयं को भी ऐसा लगने लगता है कि हाँ, कहीं मैं किसी उत्तेजना में हूँ, और दूसरे व्यक्ति को वो भी उत्तेजित कर देती है। कई बार अशांत मांसपेशियों और ग्रंथियों की एक क्रिया के रूप में दिखाई देती है, ऐसा वुडवर्थ का मानना है। दूसरे एक मनोवैज्ञानिक रहे, समाजशास्त्री भी, पीटी युंग। उनके शब्दों में यदि हम देखें तो आपने कहा कि संवेग संपूर्ण शक्ति में तीव्र उपद्रव करने वाला है जिसका उद्गम मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब ये मन से उत्पन्न भावना के आधार पर होता है, जिसके फलस्वरूप व्यवहार, चेतन अनुभूति तथा अंतरा अवयव संबंधी क्रियाएं हो जाती हैं। तो ये पीटी युंग साहब ने दी परिभाषा, और जिनको समझना जो हमने प्रारंभिक परिभाषा दी थी उसके आधार पर यदि हम कोशिश करें तो बहुत सहजता से हमें समझ में आ जाएगा संवेग अर्थात क्या, और इसकी जो विशेषताएं हैं अभी हम उस पर गौर करेंगे। हालांकि बच्चों के संवेगों की यदि हम बात करें तो बच्चों में कुछ विशिष्ट संवेग पृथक होते हैं, पर सभी संवेगों में एक सामान्य सी विशेषता होती है। जैसे पहली जो विशेषता है वह है शारीरिक अभिव्यक्ति, अर्थात संवेग उत्पन्न भले मन से होता है पर उसका जो प्रकटीकरण है वो शरीर के रूप में होता है। कभी भौहें तन जाती हैं, कभी आंखें से लाल हो जाती है, अंगारे निकलने लगते हैं, कभी कान गर्म हो जाते हैं या कुछ अंग फड़फड़ाने से लगते हैं। तो मतलब संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो शारीरिक अभिव्यक्ति के द्वारा प्रकट होती है। दूसरी जो विशेषता है वो शारीरिक परिवर्तन। इसमें अनेक परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे धड़कन बढ़ जाती है, पल्स रेट नाप के देखोगे तो बढ़ी हुई मिलेगी, आपका श्वास बहुत तेज चलने लगेगा या बहुत धीमा हो जाएगा, या फिर कुछ अनैच्छिक क्रिया होने लगेगी शरीर से, या कभी बहुत बढ़ जाएंगी क्रियाएं, या जो हो रही थी वो भी रुक जाएंगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शरीर में जो हमारी सामान्य क्रियाएं चल रही थी उनमें परिवर्तन आ जाता है। अगला बिंदु है विस्तृत क्षेत्र। संवेग जो है मनुष्य की प्रत्येक अवस्था में दिखाई देते हैं। बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा या प्रौढ़ या वृद्ध, सभी में सब में कुछ कुछ अलग विशेषताएं होती है। संवेग एक ही होता है पर उसका जो प्रगटीकरण है अवस्था विशेष के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इसके आधार पर हम इसको कहते हैं कि इसका विस्तृत क्षेत्र होता है, और अवस्था के आधार पर ही उसका नियंत्रण जो है वो देखा जाता है कि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो संवेगों पर नियंत्रण कर पाती हैं, और कुछ प्रारंभिक अवस्थाएं जो हैं वो नियंत्रण में असमर्थ हो पाती हैं। चौथा जो हमने विशेषता ली है वो है व्यक्तिपरकता, व्यक्तिगत भिन्नता, जिसे आप कह सकते हैं कि संवेग तो एक सा ही है पर वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पृथक पृथक व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है। जैसे किसी को जब स्नेह होता है तो उसका रोम रोम पुलकित हो जाने लगता है, और किसी को होता है वो चुपचाप बस देखता रह जाता है, और कोई बोलकर प्रकट कर देता है, कोई जैसे बच्चे होते ही उछलकर एकदम से ऐसे ऐसे प्रकट कर देते हैं स्नेह। तो प्रकटीकरण जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होता है। पांचवा जो विशेषता मैंने देखी है वह है निरंतरता। जी हाँ, संवेगों की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। इसकी दर
परिवर्तित होती रहती है, कभी तीव्र, कभी मध्यम, कभी न्यून, पर हाँ इनकी निरंतरता बनी रहती है बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। कई बार पर्याप्त समय यदि उस संवेग को मिलता है तो उसका रूप भी परिवर्तित हो जाता है। कई बार यदि उस संवेग को पर्याप्त समय नहीं मिलता तो उसका रूप अलग हो जाता है, तो वो निरंतर रास्ता बदल लेता है। अगला जो विशेषता मैंने ली है वो है संतुलन का अभाव। वैसे ये जो संतुलन का अभाव है ये भी व्यक्तिगत विशेषता पर निर्भर करता है। संवेग मतलब भावनाओं का तीव्र आवेग, अर्थात उस पर संतुलन तो है ही नहीं, ये सामान्य तौर पे तो नहीं है, पर फिर भी कुछ बौद्धिक कारक ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, कुछ स्वभाव होता है, कुछ आचरण होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जिनके आधार पर उसमें संतुलन आ जाता है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा। मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो हम कहते हैं कि संतुलन का अभाव होता है, पर हाँ बौद्धिक विशेषताओं के आधार पर हम इस पर संतुलन बना पाते हैं। और जिनने बना लिया तो सोचो जीवन में वही जीत गए, जो नहीं बना पाए जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो विशेषता ली है वो दी है हमने बौद्धिकता का अभाव। जी हाँ, संवेग इतने तीव्र होते हैं मन शारीरिक रूप में कि उस वक्त बौद्धिकता का स्वतः ही अभाव हो जाता है, बुद्धि काम करने की स्थिति में नहीं रहती। अधिकतर ऐसा होता है और ये संवेगों की विशेषता है कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी मंद हो जाती है, विचारशीलता थोड़ी सी क्षीण हो जाती है। तभी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा तीव्र आवेग हो संवेगों का तब हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, निर्णय प्रभावित हो जाता है क्योंकि उस वक्त बुद्धि काम नहीं कर पाती। मतलब उसकी विशेषता है संवेगों की कि उस वक्त बौद्धिक क्षमता का स्वतः ही थोड़ा सा अभाव हो जाया करता है। अगली विशेषता है प्रशिक्षण के योग्य। जी हाँ, ये हमें बहुत ज़रूरी है कि संवेगों पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। थोड़ी देर पहले ही जो पिछले बिंदु में हमने कहा था संतुलन का अभाव यदि हम नहीं बना पाते तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि संवेगों के लिए हमको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। संवेग प्रशिक्षण की योग्यता रखते हैं। हमें कैसे प्रकट करना अपने संवेगों को यदि हम बाल्यकाल में ही सीख जाएं तो आगे चलकर हमारी प्रगति में वो बाधा नहीं बनती, वो रोड़े नहीं बनते। अन्यथा ये संवेग हमारी प्रगति में बाधक तत्व के रूप में सिद्ध होते हैं और जो हमारे हाथ में होते हुए भी हाथ में नहीं रह पाता और हम बहुत परेशान होते हैं। तो आज हमने देखी संवेगों की विशेषताएं। हम फिर कभी अगले उसमें देख लेंगे बच्चों के प्रमुख संवेग, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा गुजर जाएगा। वैसे बच्चों में स्नेहिल संवेग सबसे ज़्यादा होता है, स्नेह, प्रेम जिसे हम कहेंगे, या फिर क्रोध, ईर्ष्या, भय। हालांकि भय बहुत छोटपन में नहीं होता, ये धीरे धीरे जब हम उसको उस भय के प्रति जागृति उत्पन्न करते तो उसमें भय आता है। अन्यथा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में भय नहीं होता। तभी तो हम कहते हैं कितना भी जानवर कैसा भी जहरीला हो, बच्चे बहुत आसानी से उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं कि यह जानवर है, ये जहरीला है, ये काट लेगा, ये नुकसान पहुंचा देगा आपको, तब जाके उनका डरना प्रारंभ होता है। तो आज संवेगों पर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद।